नमस्कार, मैं सृष्टिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उस भारतीय महान पुरुष के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ संविधान लिखा बल्कि समाज के उस कमज़ोर वर्ग और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने एक नया रास्ता तय किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। दर्शकों, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता, समाज सुधारक और महान विचारक भी कहा जाता है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में एक ऐसे समाज में हुआ जहां पर जातिगत भेदभाव चरम पर था। इसके बावजूद भी इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। वर्ल्ड फेमस अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी डिग्रीज प्राप्त करी। डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां पर सबको सामान्य अधिकार मिले, एक ऐसा भारत जहां पर किसी को भी किसी भी तरह का भेदभाव ना देखने मिले, एक ऐसा भारत जहां पे महिलाओं को वो सब अधिकार मिलें जो पुरुषों को भी मिलते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और अंबेडकर जी ने ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज में सामान्यता लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ दर्शकों, और छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, दलितों को शिक्षा मिले इस चीज़ पे उन्होंने जोर डाला और हम सभी को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मूल मंत्र भी दिया। जी हाँ, तो आज हम अंबेडकर जी के जीवन को, उनके संघर्षों को, उनके उल्लेखनीय कार्यों को विस्तार में करीब से जानेंगे और यही चर्चा हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे खास उन सभी मेहमानों से जो आज इस चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर दिलीप सिंह जो कि IAS हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप निर्देशक ग्रामीण भारत सरकार में पदस्थ हैं अभी। और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो हैं निशा बांगरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय भीम। आप पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रही हैं और 2 हमारे साथ अंबेडकर विचारक भी हैं, आइए उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। एसआल वर्मा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और जो हमारे चौथे मेहमान हैं आज के, दिनेश कुमार चंदेलकर जी, आप भी अंबेडकर विचारक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं निशा मैम से। मैम, जो अंबेडकर जी की शुरुआती प्रारंभिक जो शिक्षा रही है और उनका जो जीवन रहा है वो किस प्रकार रहा है? सभी दर्शकों को पुनः मेरा जय भीम। जैसा सृष्टिका ने काफ़ी अच्छे से बताया, मैं अपनी 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगी। सृष्टिका, प्रेम की पराकाष्ठा है अंबेडकर, प्रेम की पराकाष्ठा है अंबेडकर, करोड़ों लोगों की आस्था है अंबेडकर, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता है अंबेडकर। तो हम सभी जानते हैं, आपने उनके बचपन का बताया कि वो एक कबीर पंथ मराठी मूल परिवार जो जाति थी उनकी महार थी, तो महार जाति में उन्होंने जन्म लिया जो उस समय अछूत मानी जाती थी। लेकिन उस अछूत जाति में जन्म लेकर के भी जो सामाजिक भेदभाव उन्होंने अपने जीवन में, अपने बचपन में ही देखा है ना, उस सामाजिक भेदभाव के बावजूद उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, क्योंकि उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में जो है सूबेदार थे। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में की। उसके बाद बॉम्बे के एल्फिंस्टीन कॉलेज में उन्होंने अपनी मैट्रिक पास की और फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी सहयोग मिलता गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तो उनको जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्होंने छात्रवृत्ति दी, उनको कोलंबिया भेजा और वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, तमाम विषयों में अपनी शिक्षा अर्जित की। और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर एट लॉ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने एक अच्छी शिक्षा के जो अवसर उनको मिलते गए उनको उन्होंने अपनाया और शिक्षा प्राप्त करके ना सिर्फ एक शिक्षाविद बने, एक अर्थशास्त्री बने, समाजशास्त्री बने, मानव शास्त्री बने और इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के वो मसीहा भी बन गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्रियों को प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए। उन्होंने 32 डिग्रियां हम कहते हैं, BA, MA, BSc, DSc, PhD, तमाम बैरिस्टर एट लॉ, तमाम डिग्रियां हासिल की। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं जो भी शिक्षा अर्जित कर रहा हूँ उससे मैं समाज की दशा और दिशा को बदल सकूँ। तो कुल मिला के उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने शिक्षा रूपी अमृत को पीकर हम पूरे देशवासियों को, भारत के प्रत्येक नागरिक
के प्रति उनका योगदान है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सभी वर्गों के के लिए वो समान रूप से उनके मन में संवेदनाएं थी और उनके लिए वो निरंतर लड़ते रहे। जी बिल्कुल। और हम वर्मा जी के पास चलेंगे। वर्मा जी, आप कुछ इस बारे में बताएंगे, उनके प्रारंभिक जो संघर्ष रहे थे जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सभी दर्शकों को बाबा साहब की 134वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जैसा कि अभी निशा मैडम ने बताया, मैं स्वयं उदाहरण हूँ आपके सामने। सतारा के उस मकान पे, उस स्कूल को मैंने बहुत करीब से जाकर देखा, और यहाँ तक कि सतारा के उस स्कूल में उसके बाद पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब रेलवे लाइन पे मजदूरी करने जाते थे। उस रेलवे लाइन को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस मकान पर बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस मकान पे आज बहुत ही बड़ा एक स्तूप बन रहा है, जहाँ जो माँ रमाबाई के नाम से है। बाबा साहब को अपने शिक्षा के जीवन में तो इतनी परेशानियां उठानी पड़ी कि उन्हें पीने को पानी भी नहीं मिलता था, दूर बैठाया जाता था जी। इसके बावजूद भी बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद बाबा साहब को कई भाषाओं का नॉलेज, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, मराठी, जापानी, इसमें उनको महारत हासिल थी। बाबा साहब के जीवन में बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन उन रुकावटों को सहज बुद्धि से, एकाग्रता से और कर्तव्य निष्ठा से दूर करते हुए उन्होंने अपना आगे मुकाम पाया। जी बिल्कुल। और दर्शकों, ये जो संघर्षमय जीवन अंबेडकर जी का रहा है, ऐसा संघर्ष से वही व्यक्ति सामना कर सकता है जिसने कुछ ना कुछ ठाना हो कि कुछ हित का करना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये लगन और ये संघर्ष की शक्ति ऐसे ही व्यक्ति के अंदर आ सकती है। चलते हैं और दिलीप सर से जानते हैं कि सर, जो बाबा साहिब थे, उनका सपनों का भारत, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत अगर बात करें जी। तो उन्होंने भारत को एक महान नागरिक राष्ट्र बनाने की बात कही है। जी। तो महान नागरिक राष्ट्र कैसे बनेगा? उसके लिए पहली कंडीशन है कि हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। जी। और गरिमा बेसिकली होती क्या है कि गरिमा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको डिग्निटी बोलते हैं इंग्लिश में, कि जिसमें आर्टिफिशियल जो एलिमेंट हैं उसका कोई वो नहीं होना चाहिए। एक फियरलेस, बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि फियरलेस आपका लाइफ होनी चाहिए। और फियरलेस होने की पहली कंडीशन है कि जितने भी आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं जिनसे आपको डर लगता है, जैसे जाति है, पितृसत्ता व्यवस्था है, भेदभाव है, एक कई सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग डरते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जी। तो हमें लगता है कि अरे, हमारे दिमाग में इस तरह की एक सोच पैदा हो जाती है कि वो फलानी जाति का है। तो इस सारे एलिमेंट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हर मानव बराबर हो, जी। हर मानव को इतनी उसको अवसर मिले कि जो उसके जो पोटेंशियल है उस व्यक्ति का, उस पोटेंशियल को फुली तरीके से वो यूटिलाइज करे। अभी होता क्या है, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उस व्यक्ति को, सामने वाले को पूरी तरह से पहचानने से, पूरी तरह से उसके पोटेंशियल को एनालिसिस भी नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, जैसे कि आपसे मेरी बात चल रही जी। और मेरी बात लगभग फॉर्मल रहेगी काफ़ी समय तक, और मेरी हमेशा दिमाग में या आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इनकी जाति पता चल जाए। सरनेम के ऊपर हम फोकस करते हैं। सपोज आपका सरनेम मैच कर गया तो फिर हमारे बात का जो लेवल है वो अलग होगा। हमारी जाति मैच कर जाए तो वो अलग ही डिफरेंट लेवल का रहेगा। और मान लीजिए डिफरेंट अगर हमारा कोई कास्ट मैच नहीं करती है तो हमें एक अलग तरीके से बिहेवियर रहता है। हम उस इंसान को जान ही नहीं पाते हैं। वो एक्चुअल जो इंसान है उसकी हमने कभी भी हमने उसकी कदर नहीं की। हमने कदर की जो आर्टिफिशियल लेवल लगे हुए हैं, जब हम धरातल पे आते हैं तब हमारे पास कोई लेवल नहीं होता, पर आने के बाद हमें 50 तरह के लेवल लगाए जाते हैं, जाति का, क्षेत्र का, धर्म का, भाषा का। और इन लेवल के चक्कर से मानव का जो असली जीवन है, जो असली उसका जो बेसिकली जो कर्तव्य है वो फुलफिल नहीं हो पाता जी। और गरिमा में महान नागरिक राष्ट्र बनाने की पहली कंडीशन ये है
कि हर व्यक्ति को उसको अवसर मिले, उसकी क्षमता को मतलब निखारने के लिए उसको अवसर मिले और हर व्यक्ति का इस देश की तरक्की में योगदान हो। तो मेरे हिसाब से कई सारे पहलू हैं जो बाबा साहब ने जो बेसिकली प्रियम्बल में दे रखा है, जी भारत को महान नागरिक राष्ट्र बनाने की जो कंडीशन दी है, और इसको बनाएगा कौन बेसिकली, हमें बनाना है। क्योंकि देखिए प्रियम्बल पहला जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जी हम भारत के लोग, और लास्ट में क्या रहता है कि संविधान अपने आप को सौंपते हैं। इसका मतलब कि हमें ही जिम्मेदारी है, हमें ही देश को महान नागरिक राष्ट्र बनाना है। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी दर्शकों कहीं ना कहीं हमारे ही ऊपर है कि इस देश को महान हमें ही बनाना है। और अब चलते हैं चंदेलकर सर के पास। सर, जैसे कि दिलीप सर ने जिक्र किया था जातिवाद का, तो जो अम्बेडकर जी थे वो जातिवाद के खिलाफ थे। सर, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जय भीम साथियों, अम्बेडकर जी के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि एक समय गुरुजी ने उनसे पूछा कि हम किस चीज़ को देख तो सकते लेकिन छू नहीं सकते। जी तो गुरुजी ने पूछा, सबने बताया कि हम सूरज देख सकते, छू नहीं सकते, चांद देख सकते, छू नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा कि मैं पानी मटके में रखा उसको देख तो सकता हूँ और छू नहीं सकता। तो छुआछूत की भावना उस समय इतनी अधिक समाज में फैली थी कि बाबा साहब को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनको जब पानी पिलाया जाता था तो एक गिलास में एक लकड़ी दूर तक, लंबी लकड़ी रहती थी, उससे दूर से पानी पिलाया जाता था। तो बाबा साहब का जीवन आरंभ से ही समाज की उन्नति के लिए संघर्ष में रहा। उन्होंने समाज की उन्नति में बहुत अधिक योगदान दिया है और वो पूरे विश्व में, सिर्फ भारत ही नहीं विश्व में भी उनकी समाज की उन्नति के लिए आज लोग याद करते हैं। उन्होंने समानता का अधिकार के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। वो चाहते थे कि पूरा समाज एक समानता हो, छुआछूत दूर दूर तक ना हो, लेकिन समाज में आज भी छुआछूत हमें देखने को मिलता है। बाबा साहब चाहते थे कि मैं एक ऐसे समाज की स्थापना करूं जिसमें छुआछूत ना हो, और उसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। आज भी आप देखते होंगे कि चुनाव होते हैं, आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन पटवारी पति, विधायक पति और चुनाव लड़ रहा है पत्नियां। तो आज भी बाबा साहब का वो जो सपना था वो अभी अधूरा है। बाबा साहब चाहते थे कि वो अधिकार उस व्यक्ति तक पहुँचे जो व्यक्ति एक्चुअल उसका हकदार है। बाकी हम आज भी देख रहे हैं समाज में उनके जो आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के माध्यम से अधिक शिक्षित करके लोगों को बाबा साहब के जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल बनाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक प्रश्न मैं करना चाहूँगी दीप्ति निशा मैम से। मैम, जो अंबेडकर जी ने दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो आंदोलन उन्होंने चलाए थे, वे कौन कौन से थे? और इस प्रश्न के पहले एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो मैं वर्मा जी से करना चाहूँगी कि सर, ये जो दलित शब्द है इसका असल में मतलब क्या है? इस पे बहुत ही ज़्यादा अस्पष्टता है। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ये दलित शब्द है इसका मीनिंग क्या है और ये आया कहाँ से? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा कि हम सबको मालूम है, इतिहास के पन्ना गवाह है कि भारत देश हजारों वर्षों से गुलाम रहा, और उस गुलामी के समय पे मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत के मूल निवासियों को, भारत के लोगों को दबा के, कुचल के रखा था। तो इस बात को, दलित शब्द हमारा सिर्फ हमारे SC/ST समाज के लिए ही नहीं है, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए है। क्योंकि मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने हजारों वर्षों तक हम पे अत्याचार किया है। हम का मतलब हम भारतवासियों पे। तो हम सभी भारतवासी एक तरह से उनके अत्याचार सहने के कारण दलित ही कहलाए। बाद में दलित शब्द जो संविधान बनने के बाद SC/ST के लिए उपयोग किया गया,
उसका विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण आज हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी बदलाव मिल रहे हैं। इसलिए दलित शब्द जो मैंने आपसे बताया कि दलित शब्द भारत के तमाम लोगों के लिए लाजमी था और लाजमी है। जी बिल्कुल। आते हैं वापस निशा मैम के पास। और मैम, जो मेरा प्रश्न था कि उन्होंने जो दलित थे और जो कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए क्या क्या किस किस तरह के आंदोलन उन्होंने चलाए? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने सत्य का आग्रह किया, है ना। वो हमेशा मानवतावादी विचारधारा के अग्रदूत रहे हैं। वे हमेशा चाहते थे कि मानव को मानव होने का अधिकार मिले, जी। और उस समय वे अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जो शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग था, आप उनकी दशा देखिए कि उस समय, जैसा कि अभी सर ने भी बताया, कि पानी पीने जो सार्वजनिक स्थान होते थे, सार्वजनिक तालाब, वहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं था। कक्षा में जाते थे तो मटके से पानी लेने का अधिकार नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि हमारे लोग जो धर्म की उपासना करते हैं, तो उनको धर्म की उपासना की स्वतंत्रता नहीं थी, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। जी। तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो है एक चवदार तालाब, जो एक सार्वजनिक तालाब था, वहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत की, महाड़ नाम की जगह पर। जी। तो वहाँ पर उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और उन्होंने ये सत्याग्रह किया, जिसको हम चवदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ सत्याग्रह कहते हैं, जिसमें उन्होंने सभी लोग मिल करके उस तालाब में गए और सार्वजनिक रूप से उन्होंने उस तालाब से पानी पिया और एक आंदोलन की शुरुआत की। जी। तो सभी मानवों को समान अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने ये कार्य किया। उसके बाद उन्होंने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। जी। और उनकी पत्नी चाहती थी कि वो उस नासिक के मंदिर पर अपना मत्था टेके, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिल पाता था, सिर्फ इसीलिए कि वो एक महार जाति में उनका जन्म हुआ है। तो जातिगत भेदभाव के कारण उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो वो आंदोलन उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसमें उन्होंने जो बहिष्कृत लोग हैं उनकी आवाज़ उठाई पत्रिकाओं के माध्यम से। मूक नायक नाम की पत्रिका उन्होंने निकाली। तो इन सभी आंदोलनों के माध्यम से, और फिर हम धीरे धीरे आगे देखें तो बाबा साहब ने धर्म के लिए भी आगे जो है येवला के एक सभा में उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म जो है वो हिंदू धर्म में हुआ है, वो मेरी शक्ति में शामिल नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी शक्ति में शामिल है। तो कुल मिला के वो ये चाहते थे कि मानव होने के नाते व्यक्ति को जो समान अवसर मिलने चाहिए, है ना, हर क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी मुद्दों की लड़ाई उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत लड़ी है। आगे हम देखते हैं तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। तो इस प्रकार से सभी आयामों को, सभी जो हमारे भेदभाव हैं उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सभी आंदोलन किए थे। और अंततः आज हम देख सकते हैं कि उनके जो सभी आंदोलन थे, जो उनके सत्याग्रह थे, आज हम उसको जीते हैं। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन की बदौलत ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और आज सभी दर्शकों को मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। और इवन सृष्टि का आप भी यहाँ बैठी एक महिला होने के नाते, तो वो बाबा साहब की ही देन है। जी बिल्कुल। दिलीप सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जाति है क्या। जी। हम मानते हैं कि जाति जो व्यवस्था है उसने हजारों साल तक हमें विक्टिम बना के रखा। तो पहली बात है कि जाति बेसिकली एक विचार है जो कई हजार सालों से हमारे दिमाग में गहरा घर कर चुका है। बिल्कुल सही कहा था हमारे इससे पूर्व में कि इसको छू नहीं सकते हैं। जी। देखिए, अमेरिका में रेस सिस्टम है। रेस को तो आप फ्रंटल मतलब देखते ही आप पहचान जाएंगे। जाति को वास्तव में छू सकते हैं ना पहचान सकते हैं, जब तक आप उसको खुद डिस्क्लोज ना करें। तो जाति एक विचार है, वो बेसिकली लेबर को ही डिवाइड नहीं करता, लेबरर्स को भी डिवाइड करता है। तो बात ये आती है, अब अक्सर हम देखते हैं कि भाई अन्याय, अत्याचार जाति पर आधारित होते हैं, पर किसी ने क्या वास्तव में जाति को खत्म करने की पहल की? जबकि इसका सॉल्यूशन जो है, जाति खत्म करने का सॉल्यूशन कह रहे हैं, समाधान कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, बाकायदा संविधान में लिखा है। तो देखिए, एक ऐसा विचार है जो हजारों साल से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। उस खराब विचार को निकाल के हमें नए विचार को रखना है। जैसे मान लीजिए गिलास में खराब पानी है, तो हमें अच्छा पानी जब तक डालते जाएंगे जब तक पूरा खराब पानी बाहर ना हो जाए।
हमें क्या करना है कि जो विचार हैं, बेसिकली मानवीय मूल्य के जो विचार हैं, इसमें समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, कॉमिटी है, जी इन सारे विचारों को हमें आचरण करना पड़ेगा। हमारे हर दैनिक गतिविधि में भी जो भी व्यक्ति जिस ओहदे पर है, उस ओहदे मतलब उस कुर्सी के साथ न्याय करे, उस रोल के साथ न्याय करे। न्याय की बात वो करते हैं, समानता की बात करते हैं कि हमें हर व्यक्ति को समानता से ट्रीट करना है। कभी भी उसके किसी आर्टिफिशियल एलिमेंट के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना, उसको डिग्निफाइड तरीके से हमें उसके साथ बिहेवियर करना है। और हमेशा स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी किसी समाज में तो डायनामिक नहीं होगी, समाज बड़ी स्टैटिक हो जाएगी, सफोकेशन फील करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि ये जो खराब विचार है, जो भेदभाव फैलाता है, जो किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने नहीं दे रहा है, तो उस खराब विचार को अच्छे विचारों से, अच्छे विचार मतलब 4-5 मानवीय मूल्य हैं जो हमें हर दिन प्रयास करने हैं। आप देखिए कि अगर इस देश की 85% आबादी, चूँकि करना हमें है क्योंकि हम विक्टिम हैं, किसी व्यवस्था का कोई लाभार्थी है वो इस चीज़ को दूर नहीं करेगा। हम करते क्या, अभी तक हमारी जो स्ट्रेटजी क्या रहती है कि हम हर बार कोशिश करते हैं, हम उन्हीं पर ब्लेम करते हैं जो इस व्यवस्था का लाभार्थी है। जी तो लाभार्थी जो है बेसिकली उसको ही हम ब्लेम करते हैं कि तुम खत्म नहीं कर रहे जाति, जबकि जाति तो उसको खत्म करने जो उसका दोषी है। जब 85% लोग मानवीय मूल्य के आधार पर बिहेवियर करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके कार्य जो रहेंगे, उनका आचरण में जो मानवीय मूल्य आ जाएंगे जो संविधान में दे रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सारे जो मूल्यों का आचरण करते जाएंगे तो जाति खत्म हो सकती है, ऐसा नहीं है। और इसकी शुरुआत हमें ही करनी है। तो जब तक जाति खत्म न होगी, जब तक मुझे लगता नहीं है कि हमारा देश कभी भी एक गरिमामयी भारत बन पाएगा। जी बिल्कुल। वर्मा सर के पास चलेंगे। सर, आपके क्या विचार हैं जो भी आंदोलन बाबा साहेब ने चलाए थे, उन जिन भी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था? अच्छा प्रश्न है। अभी निशा मैडम ने आंदोलन के बारे में जानकारियाँ दी। एक आंदोलन जो मेरी नज़र पे है, बाबा साहब की अध्यक्षता में अप्रैल 1926 में मालवाज नामक गांव में दलितों का, पुनः मैं दलित शब्द कह रहा हूँ, जी दलितों का अस्पृश्यता परिषद का अधिवेशन हुआ था। जी और उस अधिवेशन से ही, चूँकि हम आज़ाद हो चुके थे, मुगलों और अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल चुके थे, दलित शब्द आम लोगों पे नहीं रह गया था, लेकिन आम लोगों द्वारा जो अन्य लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे उनको दलित शब्द कहा गया, और उनको मैं दलित मानता हूँ कि जो अत्याचार उनके ऊपर कर रहे थे। बाबा साहब ने सिर्फ अपने देश में ही सत्याग्रह नहीं किया, बाबा साहब ने विदेश में भी जाकर हमारे समाज के लोगों के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। जी और गोलमेज सम्मेलन इस उद्देश्य से किया गया कि वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय, समानता का अधिकार मिल सके। 1 वर्ष बीत गया, वो पूरा नहीं हुआ। पुनः बाबा साहब ने लंदन में जाके गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और अंततोगत्वा उन्होंने अपनी बात ब्रिटिश सरकार से मनमाने में पूर्ण कराने में सफलता हासिल की, जिसका परिणाम आज है कि हमारे इस देश में आरक्षण प्रणाली, चुनाव की आरक्षण प्रणाली, SC ST, लोकसभा, विधानसभा आदि में जो चुनाव प्रणाली चले, जो आरक्षण मिल रहा है, जी वो मेन गोलमेज सम्मेलन के कारण मिल रहा है। जी बिल्कुल। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके आंदोलनों को के बारे में बताया। निशा मैम ने जिस तरीके से कहा था कि आज महिला होने के नाते वो और हम और आप सब तमाम महिलाएं जो आज कार्य कर पा रही हैं, जो खुलकर बोल पा रही हैं, जो संपत्ति खरीद पा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कारण ही संभव हो पाई है। और निशा मैम ने एक बात और कही थी कि अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं हिंदू ज़रूर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जी हाँ बिल्कुल। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो चलते हैं चंदेलकर सर के पास। और सर, जो बौद्ध धर्म अम्बेडकर जी ने अपनाया था उसकी वजह क्या थी? भारत में छुआछूत बहुत चरम सीमा पे था, तो बाबा साहब कोई ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जो इन सब से दूर रहे। जी बाबा साहब ने 1935 में येवला में, जैसा मैडम ने बताया, जी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं,
तो 1935 में जब बाबा साहब ने कहा तो उसके पीछे एक कारण था। कारण यही था कि समाज की विसंगतियाँ इतनी अधिक थी कि बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जो जातीय बंधु हैं जी उनको हिंदू धर्म की कुरीतियों से मैं दूर रखूं। तो बाबा साहब ने 21 वर्ष लगाए हिंदू धर्म से अध्ययन करके, अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया। उसमें 21 वर्ष पश्चात बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म के ग्रंथ मनुस्मृति का दहन किया तो उसमें बहुत ज़्यादा विकृतियाँ थी। तो मनुस्मृति को जलाने के पश्चात बाबा साहब ने अन्य धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे बाबा साहब कि मेरे समाज के लिए सबसे अच्छा बौद्ध धर्म ही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब भावनाएं नहीं थी। बौद्ध धर्म में उस समय हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। बाबा साहब ने एक तीसरे संप्रदाय का उद्गार बताया, वो नवयान था, जो बौद्ध धर्म को एक अलग ही दिशा में ले जाना चाहता था, क्योंकि हीनयान और महायान दोनों जो धर्म थे वो कुछ कुछ हिंदू धर्म की रीतों को मानते थे। इसलिए बाबा साहब ने अब 24 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने उस बौद्ध धर्म की अपनाई और वो चाहते थे कि मेरा जो बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ मेरे समाज को उसका लाभ हो। तो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने अपने 3.5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में मणि महत्रो जी के सानिध्य में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की जी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके साथ इन 3 दिनों में लगभग 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जी बिल्कुल। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी। जैसा चंदेलकर जी ने कहा कि 1935 में उन्होंने घोषणा की है ना कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी शक्ति में शामिल नहीं था, लेकिन सच तो ये कि वो कभी हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उसका त्याग करूं, लेकिन मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पीछे उन्होंने 21 साल उस पर पूरा अध्ययन किया। हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे मुख्यतः हिंदू धर्म में जो सुधार करना चाहते थे उस सुधार में विफलता जो उनको मिली, उसकी वजह से उन्होंने जो है जब वो उन्हें लगा कि अब मेरे जीवन के अंतिम समय चल रहे हैं, तो 1956 है ना 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण को वो प्राप्त हुए थे। लेकिन उसके पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कहने का आशय ये है कि वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को, उनकी बुराइयों को दूर करना चाहते थे, लेकिन वो विफल होकर उन्हें मजबूरी में जो है एक ऐसे धर्म को स्वीकार करना पड़ा जिसमें वो मानव को मानव होने का दर्जा दे सके, प्रेम, करुणा, दया, एक सामाजिक बराबरी का ओहदा वो देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मजबूरी में वो कार्य किया था। और उस समय क्योंकि जो जनता थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने वो दीक्षा भूमि में वो कार्य किया था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता उस समय में थी। और आज भी इस तरीके से आप देखिए, परसों के दिन जब हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुरू हुआ था, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर की दीक्षा भूमि में जाकर के उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी थी। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब का बौद्ध धर्म में जाना वो कोई हमारे भारतीय परंपरा से अलग जाने का विषय नहीं है। हम उस भारतीय परंपरा से ही जुड़े हुए, बौद्ध धर्म हमारे भारत देश की ही देन है और पूरे विश्व में हमारा देश जो है वो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेम करुणा पर आधारित है। और यही बाबा साहब का संदेश भी है कि वो अपने अंतिम समय में जो है वो एक उस निर्वाण को, उस प्रेम के निर्वाण को प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वो पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। अंत में मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सर वर्मा जी आप 2 लाइन जाते जाते अम्बेडकर जी के सम्मान में कहते जाएं। बाबा साहब ने तमाम देश के लोगों को, वंचितों को यह सीख दी थी कि आप अपनी वाणी पे, अपने विचारों पे तटस्थता रखें और शक्ति रखें। जी इसी बात को नागपुर के एक मशहूर शायर ने 4 पंक्तियों में लिखा है। अभी दिलीप सिंह साहब ने विकसित देश भारत की बात की, वो शब्द भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कि कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, कर सको
तो अपनी वाणी में असर पैदा करो और रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। तुमको इस देश को, इस राष्ट्र को विकसित बनाना है दोस्तों, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। जय बहुत भीम, खूबसूरत। जय भारत। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आप सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में। निशा मैम, दिलीप सर, वर्मा जी, चंदेलकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें गर्व है कि भारत भूमि पर ऐसे महान अनुभव ने जन्म लिया। लेकिन 14 अप्रैल जो अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं, सिर्फ आज के दिन हमें उनको याद नहीं करना है, बल्कि उनके दिखाए गए मार्ग पर भी चलने का संकल्प लेना है। एक ऐसा संकल्प जहां पर हर नागरिक को ये अधिकार मिले समानता का, न्याय का और स्वतंत्रता का। जय भीम, नमस्कार। जय